नमस्कार, उत्तराखंड का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में पेयजल टैरिफ पुनरीक्षण के लिए नगर विकास मंत्री मदन कौशिक एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति इस प्रकरण में विस्तृत रूप से तथ्यों का आकलन कर शीघ्र अपनी संस्कृति मुख्यमंत्री को उपलब्ध करवाएगी और इसके पश्चात इस संबंध में नीतिगत निर्णय भी लिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में पेयजल टैरिफ पुनरीक्षण से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल मूल्य एवं सीवर अनुरक्षण दरों हेतु वर्तमान में लागू टैरिफ दरों की जटिलता का सरलीकरण किया जाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने नगर विकास एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री को इस संबंध में सभी तथ्यों का आकलन कर अपनी स्तुति देने को कहा है। बैठक में जल के अनाधिकृत प्रयोग को रोकने की दृष्टि से बोरिंग कर भूजल के माध्यम से अथवा अन्य जल संयोजनों से पेयजल प्राप्त करने वाले उपयोगकर्ताओं से वार्षिक जल कर लिए जाने, जहां पर सिविल संबंधित व्यवस्था संचालित हो और किसी भवन प्रतिष्ठान द्वारा सेवा संयोजन नहीं लिया जा रहा हो, ऐसे भवन प्रतिष्ठानों से भवन के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक सेवा कर लिए जाने के साथ ही भूजल एवं सतही जल के दोहन के दुरुपयोग को रोकने के दृष्टिगत किराए के टैंकरों से जलापूर्ति के लिए पंजीकरण की व्यवस्था किए जाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में नगर विकास मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, मुख्य सचिव ओम प्रकाश सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कुंभ मेला की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए और उन्होंने सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं एवं जनता का सहयोग भी लिया जाए। कोविड-19 के मानकों का पूर्णतः पालन कराया जाए और जनवरी के अंत तक स्थायी प्रकृति के सभी कार्य पूर्ण किए जाएं। कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने कुंभ के दृष्टिगत व्यापक जन जागरूकता अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक निजी न्यूज चैनल द्वारा करवाए गए सर्वे में सबसे खराब मुख्यमंत्री करार दिया गया, जिसको लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। इस सर्वे को लेकर भाजपा के उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने पैट सर्वे बताया और भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने बताया कि सरकार के काम और मुख्यमंत्री की ईमानदारी से घबरा रहे हैं कुछ लोग और विपक्ष दल इस तरह के पैट सर्वे कर उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है। है जो पेड सर्वे कराकर ऐसा कर रहे हो। आज कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया कि सर क्या कहेंगे, कितने दिन का टूर रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेगा? आज कोर ग्रुप की बैठक है। उत्तराखंड में सोमवार से वैक्सीनेशन अभियान के फेज 1 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तेजी लाएगी और इसका खुलासा स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने किया। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में वैक्सीन पहुंच चुकी है और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद फेज 2 पर कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि हरिद्वार महाकुंभ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में हमें वैक्सीन मिली हुई है और कुंभ में तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। अतिरिक्त वैक्सीनेशन के लिए भारत सरकार को पत्र भी लिखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब इंडिकेट किया जाएगा कि हमारा सेकंड फेज में कब वैक्सीन हमें मिलेंगी, उसके तत्पश्चात हम सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे। लेकिन मंडे से हम लोग लगातार बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ऑलरेडी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स में है। कुंभ में से मैंने आपको बताया हमें हरिद्वार के लिए काफ़ी मात्रा में वैक्सीन मिली है, 13,000 के ऊपर। सो जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको तो फर्स्ट फेज में हम लोग जो कुंभ मेला में जिनकी तैनाती होगी उन सभी को हम लोग वैक्सीनेट कर देंगे। एंड बाकी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे लिए हैं उसके लिए मुख्य सचिव महोदय के द्वारा माननीय हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिमांड लेटर भेजा गया है। मेरे ख्याल से हम आशावान है कि उसमें भी हमें भारत सरकार से मदद मिलेगी।
देहरादून के चंदन नगर में स्थित 108 के कार्यालय में 108 की पुरानी एम्बुलेंसों पर स्वास्थ्य विभाग अपनी नजरें इनायत नहीं कर रहा है, जिससे 108 की पुरानी एम्बुलेंसों को जंग खा रही है। आपको बताते चले कि वर्ष 2013 की आपदा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने ये एम्बुलेंसें खरीदी थी, लेकिन 10 लाख किलोमीटर चलने के बाद 108 की ये पुरानी एम्बुलेंसें दब तोड़ने लगी थी, जिसके बाद विभाग ने नई एम्बुलेंसें तो मंगवाई, लेकिन पुरानी एम्बुलेंस की अब तक विभाग ने नीलामी नहीं की। इस मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता ने डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती से बात की तो उनका इस मामले पर क्या कुछ कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया अभी चल रही है, प्रक्रियाधीन है और ऑक्सीजन की प्रक्रिया भी चल रही है, तो वो बहुत जल्द उस पर भी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि गाड़ियां पहले कंडमनेशन के थ्रू जाती हैं, उसके बाद आगे ये निष्प्रयोजन की चीज चलती है, वो प्रक्रियाधीन है, वो बहुत जल्द कर लिया जाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के सितारगंज आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि उनके मार्गदर्शन में पार्टी मजबूत होगी व मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी से सितारगंज विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक करने की मांग की, ताकि उनका मनोबल बढ़ेगा और उनके ओजस्वी विचारों से कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ेगा। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान एटीएम चोर गिरोह के एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह के 5 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को गश्त के दौरान एक एटीएम के बाहर 2 संदिग्ध गाड़ियां खड़ी मिली, जिसमें कुछ लोग सवार थे। जैसे ही पुलिस उन गाड़ियों के पास पहुंची, उनसे पूछताछ करने लगी, तब पास ही एटीएम से कुछ लोग निकलकर भागने लगे। जैसे ही पुलिस ने उन लोगों को रुकने का इशारा किया तो उनमें से एक ने पुलिस पर फायर किया। इतने में कार सवार युवक भाग खड़े हुए और पुलिस ने उन आरोपियों में से एक आरोपी को धर दबोचा, जिसके पास से एटीएम चोरी के उपकरण और एक तमंचा भी बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। लक्सर के बहादुरपुर गांव में जहरीला पदार्थ खाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान शमशाद के रूप में की गई है और मृतक व्यक्ति के परिजनों ने शमशाद के ससुराल वालों पर पिछले कुछ समय से उसे प्रताड़ित करने और उसे जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। परिजनों ने इस बाबत पुलिस को तहरीर भी दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर शादी कर रखी थी 2 भाई की, एक का तो फैसला होगा 2.5 लाख रुपए लिए उन्होंने, फिर दूसरी भी दबाव बना रहे थे, पैसे देने रोज परेशान करो थे, बापू फोन कर रोज जलील कर रखा था, कहीं पुलिस को बुला कहीं कुछ बना, कल उसे जबरदस्ती जहर दे को मार को गए। मैं मुजफ्फरनगर शादी कर रखी थी 2 भाई की, एक का तो फैसला होगा 2.5 लाख रुपए लिए उन्होंने, फिर दूसरी भी दबाव बना रहे थे, पैसे देने रोज परेशान करो थे, बापू फोन कर रोज जलील कर रखा था, कहीं पुलिस को बुला कहीं कुछ बना, कल उसे जबरदस्ती जहर दे को मार को गए। मैं रुड़की के ग्राम रामपुर में नमाज पढ़कर वापस घर लौट रहे बुजुर्ग को अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मार दी। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां प्रथम उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल बुजुर्ग की पहचान इरफान अहमद के रूप में की गई है और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि प्रथम मामला मिस्टेकन आइडेंटिटी का लग रहा है। फिर भी पुलिस सभी प्रकार के पहलुओं पर जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी भी खंगाल रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को धर दबोचा जाएगा। वहीं क्षेत्रीय विधायक हाजी फुरकान अहमद ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सन ऑफ हमीद, जिनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष है, उनको किसी ने गोली चलाई है। डॉक्टरों के द्वारा उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
लेकिन फिर भी एहतियातन उन्हें बेहतर चिकित्सा हेतु एम्स ऋषिकेश रेफ़र किया गया है। इस संबंध में परिजनों से भी बात की जा रही है और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रथम दृष्टया लोगों का मानना है कि शायद मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण उन पर यह गोली चली हो सकती है, लेकिन सभी संभावित पहलुओं से उक्त घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर कितनी गोली लगी है? कितनी गोलियां लगी हैं? नहीं, एक गोली चली है। कहाँ पर लगी है सर? ये गर्दन के पिछले हिस्से में लगी है और एग्जिट हो गई है। हाजी इरफान अहमद जी लगभग 8:15 के करीब नमाज पढ़ के अपने घर पर जा रहे थे। जीटी रोड पे मुशर्रफ घास वाले के पास कि कोई अज्ञात लोग थे, वो गोली मार के चले गए। जो बताया जा रहा है कि 2 आदमी थे, मोटरसाइकिल पे थे मैं। तो ये 2 आदमी, एक हाजी इरफान और दूसरे मुनफैत अली, दोनों अपने घर पे जा रहे थे। दोनों घर उधर ही पड़ता है। तो अज्ञात कोई 2 लोग आए, उन्होंने गोली मार के भाग गए। अब पुलिस जांच कर रही है कि हमारा कहना यह है कि पुलिस को हमने अभी एसपी देहात साहब, सीओ और कोतवाल साहब आए थे कि दूध का दूध पानी छलना चाहिए। जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई हो इसमें। अब ये तो देखो जांच होने के बावजूद पता चलेगा कि असलियत क्या थी। कोई पुराना झगड़ा कोई ऐसा नहीं, इनका किसी साथ में कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। मेरी जानकारी में तो इनके साथ में कोई ऐसा मामला है नहीं। और बाकी पुलिस सारे, अभी कप्तान साहब का भी फोन है, सब लगे हुए हैं, तो जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ आश्वासन दिया प्रशासन ने हमें कि उसके खिलाफ सब कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अनेक राजनीतिक दल भी तेजी से अपनी सक्रियता बढ़ाने लगे हैं। हल्द्वानी के एक निजी होटल में उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी पार्टी की रणनीति से अवगत करवाया। प्रगतिशील पार्टी के प्रदेश संयोजक गिरीश डालाकोटी ने बताया कि उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ क्षेत्र विकल्प के रूप में 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जा रही है, जिसको लेकर प्रत्येक विधानसभा में 10 संयोजनों की नियुक्ति की गई और यही संयोजक आगे चलकर पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच उम्मीदवार होंगे। प्रदेश संयोजक गिरीश डालाकोटी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनों से बना है, लेकिन राज्य बनने के बाद आज भी प्रदेश में विकास के कार्य अधूरे हैं, जिसको सिर्फ उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी ही पूरा कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार ने लोगों के उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं किया, इसलिए अब जनता के पास उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। कि जो भी अपना पार्टी रहेगी, विधानसभा संयोजक जो हम अपॉइंट कर रहे हैं, हर विधानसभा में कम से कम 10 संयोजक नियुक्त किए जाएंगे। यही संयोजक आगे चलकर पार्टी की जो चुनाव के अपने उम्मीदवार होंगे, जो विधायक के भी उम्मीदवार होंगे अगले आगामी 2023 में जो नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव होंगे, प्लस उसके बाद क्षेत्र पंचायत के जो चुनाव होंगे, उनमें यही संयोजक मुख्य रूप से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे चुनाव, क्या मुद्दे हैं आपके ऐसे? बेसिक जो हमारा मुद्दा है, जो उत्तराखंड आंदोलन बना था, हमारा उत्तराखंड राज्य एक आंदोलनकारियों ने बनाया था। उत्तराखंड की एक कल्पना थी कि एक अच्छा राज्य, अगर हमें एक अलग राज्य मिलेगा तो हम एक राज्य, मतलब एक आप कह लीजिए विकास होगा हमारा। लेकिन अगर हम विगत 20 वर्ष, आप पिछले 20 वर्षों में चले जाएं तो दोनों दलों की सरकार, चाहे वो भाजपा की रही हो कांग्रेस की रही हो, उन्होंने ऐसा कोई विकास नहीं किया। क्षेत्र का जितना पहाड़ी क्षेत्र से पलायन हुआ है, मैक्सिमम पलायन उठ के आप आज जाके देहरादून में बैठ गए, जाके अगर हम यहाँ करें तो कुमाऊं क्षेत्र का सारा हल्द्वानी रुद्रपुर में आके बस गया है। पहाड़ों की तरफ किसी का भी विजन नहीं है, ना ही सरकार की ऐसी कोई योजना दिखती है कि वो जनता के समर्थन की ऐसी कोई योजना है। गैर सरकारी संस्था सितारगंज उदय वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सितारगंज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और ब्लड बैंक हल्द्वानी से आई टीम ने 80 यूनिट रक्त संचय किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्र पंचायत सदस्य मृदुल त्रिपाठी एवं कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी फकीर सिंह कन्याल ने किया। इस अवसर पर समिति के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ समाज सेवी फकीर सिंह कन्याल का जन्मदिन भी मनाया। रक्तदान समिति के जो अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता जी और उनके सारे सम्मानित सदस्यगण जो हैं, जो हमारे क्षेत्र की लगातार सेवा कर रहे हैं। रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है और एक यूनिट देने से किसी की एक ज़िंदगी बच सकती है। इसलिए खासतौर पर युवाओं से कहना चाहता हूँ कि रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें। हमारे
हमारे सितारगंज वासियों के द्वारा वर्ष में लगभग 4 बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे क्षेत्रवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस बार भी हमारे रक्तदान समिति के द्वारा बड़े भाई गोभी भाटिया जी के द्वारा सहयोग किया गया, इश्तियाक भाई के द्वारा भी सहयोग किया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसकी जो रक्तदाता की हमारी दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती जाएगी। और इसी क्रम में मैं आशा करता हूँ नगर के समस्त अपने क्षेत्रवासियों से कि वो इस कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि रक्तदान जीवनदान है, महादान है। इससे किसी न किसी की जान बचाई जा सकती है। 1 ब्लड की यूनिट से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका अपना राजीव। पिछले 2 सालों से लालकुआं से हल्द्वानी के बीच NH 109 का विस्तारीकरण का कार्य बंद पड़ा है, जिसके कारण आए दिन निर्माणाधीन हाईवे पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें अब तक कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन लंबे समय से ना तो शासन ने इसकी सुध ली और ना ही सरकार ने। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि निर्माण रुकने के पीछे कई स्थानों पर लोगों की जमीनों का अधिग्रहण होना था, जिसे प्रशासन ने समाधान कर दिया है और जल्द ही हाईवे की निर्माणदायी संस्था द्वारा निर्माण का कार्य शुरू भी किया जाएगा। परमिशन मिलती है, लेकिन इसमें 2-3 फॉर्मेलिटीज हैं, वो जो पूर्ण करता है उसी को मिलती है। जैसे उनको स्थान बताना होता है। लालकुआं कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब को देर शाम गठित कमेटी की देखरेख में नष्ट किया गया। सीओ लालकुआं के अनुसार पुलिस ने 125 मामलों में पकड़ी गई देसी या फिर कच्ची शराब को नष्ट किया। इसके अलावा आर्म्स एक्ट में बरामद चाकू एवं जुआ अधिनियम में पकड़े गए सामान को भी नष्ट किया जाएगा और ये सारी प्रक्रिया गठित कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में की गई। आपको बताते चले कि कमेटी में पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी, आबकारी इंस्पेक्टर महेंद्र बिष्ट व तहसीलदार नितेश डांगर, कोतवाल सुधीर कुमार शामिल थे। जो भी शराब के केस हमारे द्वारा पकड़े गए हैं, करीब ये 125-60 एक्साइज एक्ट के मामले हैं, जिनके माल को हम आज निस्तारण कर रहे हैं। इनका केवल नमूना लिया जाएगा, बाकी माल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और जब कोर्ट के समक्ष इसका नमूना ही रखा जाएगा, जिससे माल रखने में आसानी होती है। इसके अलावा 25 आर्म्स एक्ट के चाकू हैं 3-4 और जुआ अधिनियम के 2-3 माल हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मौके पर क्या कहते हैं तहसीलदार मौजूद है और APO हैं और एक्साइज विभाग के जो एक्साइज इंस्पेक्टर मौजूद हैं। ये एक कमेटी बनाई गई है जो माल डिस्ट्रॉय करती है, वो उस कमेटी के सभी सदस्य मौजूद हैं। श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि समिति की तरफ से RSS सेवागाथा के से प्रदेश संयोजक रजत पवार की अगुवाई में लक्सर नगर में बाइक रैली निकाली गई और ये रैली सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से शुरू होकर नगर के विभिन्न भागों से होते हुए वापस शिशु मंदिर आकर संपन्न हुई। बाइक रैली में शामिल लोगों ने पूरे नगर में घूमकर लोगों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने की जानकारी दी और हिंदू समुदाय के हर व्यक्ति से मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग करने का आह्वान भी किया। मंदिर निर्माण अयोध्या में अपना उसकी जन जागरण रैली है और अपने जो शिशु मंदिर से प्रारंभ हो गए और अपना लक्सर तहसील सोसाइटी रोड से होते हुए अपना ओवरब्रिज से लक्सर ग्राम होते हुए मेन बाजार में और सीमरी से होते हुए वापस हमारा जो है समापन भी यहीं पे होगा। और अपने जो जन जागरण रैली है सभी से ये आग्रह रहेगा कि पूरे समाज से अपने पूरा सहयोग दें और हर एक परिवार के सदस्यों का इस मंदिर में सहयोग रहेगा कि राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर है और सभी के आराध्य श्री राम के लिए हम ये जन जागरण रैली निकाल रहे हैं।
20 पीढ़ियाँ श्री राम मंदिर निर्माण के इंतजार में आज तक थी। अनेकों संघर्ष हुए, अनेकों बलिदान हुए। आज हम इस उल्लास को इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे सैकड़ों वर्षों का सपना आज पूरा हुआ है। और इस रैली का महत्व सिर्फ इतना है, समाज को एक संदेश देना है कि अयोध्या में श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है और उसमें हर घर से, चाहे वो 10 रुपये का हो चाहे 10 लाख रुपये का हो, हर घर से सहयोग करें। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए Chick 24/7 न्यूज के साथ।